बीजेपी को बदलना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को बदलना पड़ा और बीजेपी बदली है तो अब चुनाव नतीजे जो है बदलने शुरू हो गए हैं। ये कुल मिलाकर इसलिए तस्वीरें दिखाती है कि मैंने फिर कह रहा हूं, एक बार 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 उस बात को दोहराऊंगा कि अगले एक दशक की चुनाव की राजनीति, भारत में चुनाव की राजनीति जो है वो लगभग उसकी दशा दिशा तय हो गई है। बीते एक महीने में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संदर्भ में मैंने एक बात बार बार कही है और आज एक बार फिर उस बात को दोहरा रहा हूं। मैंने बार बार यह कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र का चुनाव नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र का चुनाव है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों का दूरगामी परिणाम पूरे देश पर पड़ेगा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे पूरे देश की राजनीति अगले एक दशक के लिए तय करेंगे। इसलिए मैं बीते एक महीने से बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का चुनाव है। और आज ये मेरी बात एक बार फिर से साबित हो गई। और जो महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के ये जो तीन राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए हैं, उससे मैं एक बार फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि अगले 10 साल की देश की राजनीति की दशा और दिशा महाराष्ट्र ने तय कर दी है। हालांकि आप कहेंगे कि नतीजे एक साथ कैसे देखे जा सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का नतीजा कुछ और आया है। यहां पर बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ बहुत बड़े मार्जिन से जीती है, जबकि झारखंड में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ हारी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है। मैं इन तमाम कारणों का खुलासा करूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, जिस बात से शुरू किया उस बात पे फिर आ रहा हूं कि महाराष्ट्र के चुनाव बहुत बहुत खास थे और महाराष्ट्र के चुनावों ने अगले एक दशक के लिए भारत की राजनीति की दशा और दिशा तय कर दी है। अगर आपको अच्छी तरह से याद होगा तो एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाकर कहा था और यह सवाल उठाया था कि क्या बीजेपी बदल रही है। इन चुनावों के संदर्भ में, इन चुनावों में बीजेपी का जो कैंपेन था, बीजेपी जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रही थी, बीजेपी जिस तरह से संगठनात्मक मुद्दों पर काम कर रही थी, बीजेपी जिस तरह से जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही थी, उन तमाम चीजों का विश्लेषण करने के बाद मैंने यह सवाल उठाया था कि क्या बीजेपी बदल रही है। बीजेपी को बदलना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को बदलना पड़ा और बीजेपी बदली है तो अब चुनाव नतीजे जो है बदलने शुरू हो गए हैं। यह कुल मिलाकर इसलिए तस्वीरें दिखाती है कि मैंने फिर कह रहा हूं, एक बार 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 उस बात को दोहराऊंगा कि अगले एक दशक की चुनाव की राजनीति, भारत में चुनाव की राजनीति जो है वो लगभग उसकी दशा दिशा तय हो गई है। क्योंकि एक बात याद कीजिए, पूरा चुनाव एक मुद्दे के इर्द गिर्द लड़ा गया और वो मुद्दा क्या था? वो मुद्दा था बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये मुद्दा किसको, आप जरा पीछे पलट कर जाइए, इतिहास में जाइए कि ये मुद्दा कहां से आया। ये मुद्दा दरअसल तब आया जब बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर जो है अत्याचार हो रहे थे। बांग्लादेश में वहां तख्ता पलट होती, हिंदुओं के ऊपर जिस तरह के अत्याचार हुए, जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जिस तरह से हिंदू महिलाओं के साथ वहां पर जो है बलात्कार किया गया, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा था। इस सब के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहली बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नारा लगाया था, बटेंगे तो कटेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एक नया पॉजिटिव ट्विस्ट दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस नारे ने इस पूरे चुनाव को डोमिनेट किया और इसका असर, इसके परिणाम हम महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। आप कहेंगे झारखंड में क्यों नहीं? झारखंड में आऊं, लेकिन इससे पहले बात उत्तर प्रदेश की और बीजेपी ने जो बदलाव किए उसकी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अति आत्मविश्वास में थी और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होगी कि उसको अब जो है संघ की जरूरत नहीं पड़ती। और इस सब चीजों का, जो गलतियां की थी, उसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। लेकिन इन हरियाणा चुनाव से आपको क्या सबक मिला? बीजेपी और संघ परिवार को क्या सबक मिला? हरियाणा चुनाव वो था जिसमें संघ परिवार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी बीजेपी की और बीजेपी ने भी संघ के साथ पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। जो लोकसभा चुनाव में कमी रह गई थी उसको पूरी तरह से दूर किया। और उसका असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि हरियाणा में, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, लगभग जो है 16,000 छोटी छोटी सभाएं जो हैं आरएसएस ने जाकर की थी। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी ठीक ऐसा ही हुआ कि संघ और बीजेपी के बीच बहुत जबरदस्त का कोऑर्डिनेशन था और इस कोऑर्डिनेशन के कारण बीजेपी का उनके सहयोगी पार्टियों के साथ भी बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन रहा और उसका असर दिखा। और दूसरी तरफ दरअसल हुआ क्या, इस देश में बदला क्या? इस देश में देखिए, महाराष्ट्र, और मैंने कहा कि सबसे पहले अगर मैं अगर पलट कर जाता हूं, बांग्लादेश की बात करता हूं, तो
बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश से पहले फिर आपको मैं पीछे ले जाता हूं 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उतनी बड़ी जीत नहीं मिली जितनी बीजेपी उम्मीद कर रही थी, और उसके बाद बांग्लादेश हो गया। अब ये जो दो झटके लगे थे, खास करके उन लोगों को जो हिंदुत्व में यकीन रखते हैं, जो 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 बीजेपी की आइडियोलॉजी में, बीजेपी संघ की आइडियोलॉजी में यकीन रखते हैं, उनको ये दो बड़े झटके लगे। पहला कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रत्याशी जो है जीत नहीं मिली, तो उसके तुरंत बाद जिस तरह से हिंदुत्व पर हमले शुरू हो गए, जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर बोला कि हिंदू जो है वो हिंसक होता है, राहुल गांधी ने जिस तरह से फैजाबाद के लोकसभा सीट के चुनाव नतीजे को लेकर बोला कि हमने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने फैजाबाद के सांसद को कहा कि अयोध्या के राज हैं, इन सब से जो हिंदू समाज था, हिंदू जनमानस था, उसको पहली बार झटका लगा कि हमने चुनाव में क्या कर दिया, क्या भूल कर दी कि हमको जो है अब ये सुनना पड़ा कि अवधेश प्रसाद जो हैं, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो अयोध्या के राजा हो गए और अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। हिंदू हिंसक हो गए, हिंदू एड्स, डेंगू, मलेरिया हो गए, हिंदुओं का समूल नाश होना चाहिए, सनातन का समूल नाश, ये सब चीजें जो हिंदू सुन रहे थे, उनको पहला बहुत बड़ा झटका लगा था और हिंदुओं को महसूस हो रहा था कि उन्होंने कोई ना कोई चूक जो है लोकसभा चुनाव में कर दी, बीजेपी को पूरी तरह से जो है पूरी मेजॉरिटी ना देकर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तुरंत हमने बांग्लादेश में देखा कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हुए, तब उसके बाद ये नारा है बटेंगे तो कटेंगे। और राहुल गांधी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश कर रहे थे, वो नारा जो बांग्लादेश के बैकग्राउंड के संदर्भ में आया था, वो नारा यहां भी पूरी तरह से फिट बैठ गया कि अगर हिंदू जातियों में बटेंगे तो फिर कटेंगे और फिर उनको हिंसक कहा जाएगा और फिर जो है उनको जो इस तरह की बातें सुननी पड़ेंगी और अयोध्या आंदोलन हार जाएगा। ये सब चीजें जो हैं हिंदू जनमानस पर बहुत गहरा असर कर रही थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसमें एक पॉजिटिव ट्विस्ट दिया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो एक पूरा मैसेज जो है फैल गया कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। और इस मैसेज ने बिल्कुल जो है कह सकते हैं कि जादू की तरह काम किया। और मुझे नहीं मालूम कि अभी तो हिंदू किस हद तक एकजुट हुआ है, लेकिन बड़े तादाद में कहा जा सकता है, बड़े पैमाने पे कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र चुनाव का एक बड़ा मैसेज है कि हिंदू यूनाइट हुआ है। क्योंकि कई ऐसी सीटें, महाराष्ट्र नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 9 में से 7 सीटें बीजेपी को मिली। अखिलेश यादव 2 सीटों पर सिमट कर रह गए। और ये चुनाव जो है अखिलेश यादव बहुत दम भर रहे थे, 37 लोकसभा सीटें जीतने के बाद उनको लगा था कि अब वो उत्तर प्रदेश में कमाल कर देंगे, 27 में उनकी वापसी तय है। लेकिन इन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जो है साफ दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में भी हिंदू जो बट गया था 2024 में, वो फिर से यूनाइट हो गया। इसमें बीजेपी कामयाब रही। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव और अब तो जो है कांग्रेस भी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, और दूसरी तरफ संजय राउत जैसे नेता इन चुनावों को लेकर, नतीजों को लेकर बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि हमें स्वीकार नहीं है, ये हो गया वो गया, तो उनका रोना गाना चलता रहेगा। लेकिन मोटे तौर पर, साफ तौर पर दिखता है कि हिंदू जो है बड़े पैमाने पर यूनाइट हुआ है। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा मैसेज है। और अब जबकि हिंदुओं को समझ में आ गया है कि उनको पॉलिटिकली यूनाइट होने की जरूरत है, वरना खत्म हो जाएंगे, और तो है दूसरी तरफ बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो गया कि उनको जो है कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लेकर चलना पड़ेगा। इस पूरे चुनाव में बीजेपी घुसपैठ, हिंदुत्व का मुद्दा और एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब कर रहा था। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में क्या चल रहा था, जो हिंदुओं को महाराष्ट्र में एकजुट करने में जो बड़ी ताकत लगाई है, वो जो बड़ा फैक्टर रहा, वो दूसरी तरफ का जो पूरा का पूरा कैंपेन था। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि महाराष्ट्र में तो बाकायदा फतवे रोज जारी हो रहे थे, तमाम तरह के फतवे जारी हो रहे थे कि बीजेपी को हराना है, महारा विकास आघाड़ी को जिताना है। फतवे जारी हो रहे थे, मस्जिदों से तकरीरें की जा रही थी। दूसरी तरफ जो है चार्टर उलेमा काउंसिल, उलेमा बोर्ड का एक पूरा 17 डिमांड, उनका एक लेटर आ गया था जो जिन्ना के डिमांड से मिलता जुलता था, वो लेटर आ गया। वक्फ बोर्ड का पूरा मामला, ये सब चीजें जो है इस हद तक जो एस्केलेट करी कि हिंदुओं को लगा कि अगर यूनाइट नहीं हुए तो फिर भुगतना पड़ेगा, और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में उनकी क्या स्थिति होगी। तो इसलिए हिंदू जो है यूनाइट हुआ। ये जो 5% वोट बढ़ा है ना, अगर विधानसभा चुनाव में इस बार देखेंगे, पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में, लोकसभा चुनाव की तुलना में भी महाराष्ट्र में 5% वोट प्रतिशत बढ़ा है। और ये बढ़ा जो है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि हिंदू जो हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा तादाद में निकले। हालांकि अभी भी नागपुर और मुंबई जैसे शहरों की बात करें तो वहाँ उस हद तक लोग वोट करने नहीं निकले, लेकिन मोटे तौर पर हिंदुओं के बीच एक मैसेज गया कि उनको यूनाइट होना ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैसेज है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये अगले 1 दशक तक भारत की राजनीति को डोमिनेट करेगा। ये बात लिख के ले लीजिए। जैसे मंदिर रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जय श्री राम नारे ने इस देश की राजनीति को दशकों तक डोमिनेट किया था, उसी तरह से बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा अगले कई
जो हैं एक दशक तक लगभग इस राजनीति को डोमिनेट करने वाला। बीजेपी अब इसी पिच पे खेलेगी और जब जब जो है फतवे निकलेंगे, जब जब जो है मुस्लिम नेता आ करके जहरीले भाषण देंगे, बीजेपी को इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब मैं झारखंड पे आता हूँ कि झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी ये हुआ, महाराष्ट्र में भी ऐसा। देखिए झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में बीजेपी और उसके सहयोगी जो हैं, अगर मैं कहूँ तो हिंदुओं की मोटे तौर पर बात करूँ, हिंदुओं को एकजुट करने में झारखंड में बीजेपी नाकाम रही, जिसका परिणाम बीजेपी को वहाँ भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि दरअसल है क्या कि आदिवासी एक बड़ा फैक्टर है और झारखंड में आदिवासी वोटों को बीजेपी अपने साथ लेने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। महाराष्ट्र में और झारखंड में फ़र्क क्या रहा, महाराष्ट्र में क्या था कि ये जो पूरा युति थी, जिसमें हालांकि एक हिंदूवादी पार्टी का चेहरा लगाकर उद्धव ठाकरे की पार्टी भी थी, लेकिन पूरी तरह से जो मुस्लिम फतवे निकल रहे थे, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे और जो मुस्लिम नेता थे, पूरी तरह से इस महाआघाड़ी का जो गठबंधन था उसके साथ थे। लेकिन झारखंड में क्या था, झारखंड में इस तरह के कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा या कोई बहुत बड़े मौलाना पक्ष में नहीं आए थे जो है हेमंत सोरेन के। तो हेमंत सोरेन जो है आदिवासी क्षेत्रों में हेमंत सोरेन को उस तरह से नहीं देखा गया कि ये आदिवासी विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, उनकी वो छवि नहीं बन पाई किसी भी रीजन से, और बीजेपी आदिवासियों को अपने साथ लेने में नाकामयाब रही। दूसरी तरफ टाइगर महतो एक जो युवा नेता हैं वो उभरे और उन्होंने जो है एक समुदाय विशेष को लेकर अपने समुदाय में महतो जो वहाँ पर जाति होती है उसके बीच उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और कई सीटों पर उन्होंने बीजेपी और खास करके उन जो बीजेपी की सहयोगी आजसू थी उसको हराने के लिए एक बड़ा उसने काम किया। तो वो एक बड़ा फैक्टर रहा। तो झारखंड में सीधी तौर से बात है, बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया, जमाई टोला का मुद्दा उठाया, घुसपैठियों को लात मार के निकालने का मुद्दा उठाया, लेकिन आदिवासियों के बीच बीजेपी मैसेज देने में नाकामयाब रही कि भाई आपके अस्तित्व का सवाल है। और ये इस तरह से फिर बहुत सारे आदिवासी झारखंड में ईसाई हो चुके हैं, उनके बीच भी बीजेपी उस हिसाब से पैठ बनाने में कामयाब नहीं रही। हालांकि संघ का काम झारखंड में बहुत है, लेकिन वहाँ पर भी जिस तरह का कोऑर्डिनेशन महाराष्ट्र में बीजेपी और संघ के बीच था, उस तरह का कोऑर्डिनेशन झारखंड में जो है संघ और बीजेपी और बाकी तमाम संस्थाओं में, संगठनों में देखने को नहीं मिला। तो फिलहाल महाराष्ट्र और जो उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे आए वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदू बटे नहीं इसलिए कटे नहीं, हिंदू डटे रहे। और उसका कारण यह है कि महाराष्ट्र में अब हिंदू सेफ हैं, क्योंकि ये मान के चलिए अगर उलेमा बोर्ड की जो मांगों के अनुरूप वाली सरकार आ जाती तो फिर महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड को जिस तरह की ताकत मिलती, महाराष्ट्र में जिस तरह से मुस्लिम अपराधियों को रिहा करने की शर्त के आगे सरेंडर कर दिया था महाआघाड़ी ने, जिस तरह से पुलिस के अंदर जो है मुस्लिम लोगों को भर्ती करने के मांग के आगे तमाम आरक्षण जैसी ऐसी तमाम चीज़ें थी, अगर उसको लेकर के अगर ये सब चीज़ें हो जाती तो फिर महाराष्ट्र में हिंदुओं की स्थिति सेफ नहीं रहती। लेकिन फिलहाल जो है महाराष्ट्र में हिंदू डटे रहे, बटे नहीं, कटे नहीं, और इसलिए जो है महाराष्ट्र में सेफ है। झारखंड एक चुनौती है, झारखंड में घुसपैठ एक बहुत बड़ी चुनौती है, उससे बीजेपी कैसे निपटेगी कहना मुश्किल है। और लेकिन उत्तर प्रदेश का टोन सेट हो गया 27 में जोरदार लड़ाई होगी। अखिलेश यादव अभी हार नहीं मानेंगे और वो अभी तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो है वहाँ पर अपना काम जो है और गहराई से जाकर जो है काम करना पड़ेगा, अपनी जड़ें अपने कार्यकर्ताओं के बीच और गहराई से जमना पड़ेगा, क्योंकि नतीजे जरूर पक्ष में है। एक सेंटिमेंट था कि हिंदुओं को एकजुट होना है, वो जरूर उसके कारण बीजेपी को फायदा मिला है, लेकिन अभी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कुछ और ताकत लगानी पड़ेगी, संगठन को अपने दुरुस्त करना पड़ेगा, ये बात तो तय है। महाराष्ट्र में संगठन, सरकार और इन सब ने मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, परिणाम हम देख रहे हैं। इन सब से महाराष्ट्र की चीज़ों से बीजेपी अन्य राज्यों में भी सीख सकती है और झारखंड में जो हार हुई है उससे भी बीजेपी बहुत सारे सबक ले सकती है। लेकिन अगला एक दशक भारत की राजनीति का बहुत दिलचस्प होने वाला है और हिंदुओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हिंदू संगठनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए संत भी पूरी तरह से लग गए हैं, चाहे वो बाबा बागेश्वर हों या फिर बाकी तमाम संत हो, संत सम्मेलन हो रहे हैं, तमाम कथावाचक एक साथ आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इसका इम्पैक्ट जो है अगले आने वाले दिनों में पड़ेगा। भारत की राजनीति अगले आने वाले दिनों में पूरी तरह से बदल सकती है, इस बात पर नज़र रखनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें कितनी होती हैं अभी इंतज़ार करते हैं, लेकिन बड़ा दिलचस्प भारत में होने जा रहा है। हिंदुओं को एक बार फिर बड़ा मैसेज है, एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।